इस दुनिया से चला जाता है और उसका पिता रो रो कर बुरा हाल करता है। उसका पिता परेशान है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो जिएगा तो किसके सहारे जिएगा। जब वो अपनी चिता पर लेटा हुआ था तो उसका पिता उसे देखकर फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन 6 महीने हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे ये चमत्कार होता है, कैसे एक व्यक्ति 6 महीने में जीवित हो सकता है। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है बिहार के भागलपुर से। यहाँ एक परिवार रहता है। परिवार में एक लड़का जिसका नाम होता है नीरज मोदी, जिसकी की सरकारी नौकरी लगी हुई है और वो पढ़ाया करता है बच्चों को। डेली नियमित रूप से वो स्कूल जाता है और आने के बाद अपने घर में रहता है। उसके घर में उसका पिता है और नीरज मोदी है। बस वो दो जने ही अपने घर में हैं। धीरे धीरे वक्त निकल रहा है। लड़के की ड्यूटी चल रही है और ना ही उस लड़के की अभी शादी हुई है। वो एक शिक्षक है। अपने स्कूल में प्रॉपर तरीके से वो ड्यूटी देता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि एक लड़की उन्हीं के स्कूल में 8वीं की कक्षा में पढ़ती है और जब वो लड़की को देखता है तो वो उस लड़की के साथ बहुत ही गलत कर देता है। उसके बाद वहां से वो चला जाता है। सोचता है कि अब ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। उस लड़की को धमका दिया जाता है। लेकिन उस लड़की की हालत इतनी खराब हो जाती है कि जब तक वो घर जाती है तब तक वो बेहोश हो जाती है और वो घर नहीं पहुंचती। अब लड़की के घर वाले स्कूल में अपनी बच्ची को लेने आते हैं और बच्ची की हालत देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। अपनी बच्ची को लेकर वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर्स उस लड़की का चेकअप करते हैं तो डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि इस लड़की के साथ किसी व्यक्ति ने बहुत गलत किया है। फिर उस लड़की से पूछा जाता है तो वो लड़की भी अपने टीचर नीरज मोदी का नाम लेती है। जैसे ही एक शिक्षक का नाम इस बात में आता है तो पुलिस अलर्ट हो जाती है और तुरंत पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। वो शिक्षक जेल में आ जाता है। उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं और अब उसे सजा हो जाती है। वो जेल में अपनी सजा काटता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है लेकिन अब उसको एहसास होने लगा था कि हो ना हो मेरी उम्र तो इसी जेल में चली जाएगी, मेरी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूं। दिन रात वो इसी प्लान में लगा रहता कि किस तरीके से इस जेल से बाहर निकला जाए। और जमानत के कागज उसके पिताजी लगाते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब उसे जमानत मिलती है। दरअसल ये मामला था 2018 का और 2022 में नीरज मोदी को जमानत मिलती है और जमानत पर वो बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वो अपने पिता के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, बाबूजी मुझे नहीं जाना जेल में, मुझे उस अंधकार में जिंदगी नहीं बितानी, मुझे तो जीना है, खुले आसमान के नीचे जीना है। इस बात को सुनकर उसका पिता कहता है कि बेटा जब तूने कर्म ही ऐसा किया है तो फल तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुमने जो गलत काम किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। इसे तो मैं भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ही अपने पिता से ये शब्द सुनता है तो उसकी हिम्मत और भी टूट जाती है। एक दो दिन निकलते हैं। फिर रात को वो पिता और वो बेटा आंगन में बैठे हुए थे। तभी वो बेटा कहता है कि बाबूजी मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं अब मरना चाहता हूँ। इस बात पर पिताजी कहते हैं कि बेटा कम से कम तो जीवित रहेगा, भले जेल में रहेगा, मुझे ये तो रहेगा कि मेरा बेटा जीवित है। ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि बाबूजी मैं सच में नहीं मरूंगा, मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा जिससे मैं जीवन भर आजाद रहूंगा और बहुत अच्छी सी जिंदगी बिता सकता हूँ। इस बात पर पिता भी पूछता है कि क्या करना है। तभी नीरज मोदी कहता है कि करना नहीं, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अब जो करेंगे वही आप देखते जाना। वो सुबह सुबह अपने पिता से कहता है कि बाबूजी जाइए लकड़ी वाले के पास जाइए और उनसे रिसिप्ट लेकर आइए कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है। वो वैसा ही करता है। पिता लकड़ी वाले के पास जाकर उसका फोटो और रिसिप्ट लेकर आता है। उसके बाद कफन वाले के पास जाता है वह पिता और फिर उससे भी फोटो और रिसिप्ट लेकर जाता है। और उसके बाद उसका एक खाली जगह देखकर वहां पर एक चिता बनाई जाती है। उस पर वो अपने बेटे नीरज मोदी को लिटाता है और उसके गले में माला डालकर और उसका एक फोटो खींच लेता है। फोटो खींचने के बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं और उसके बाद दूसरे दिन वो पिता बड़ा ही रोता हुआ और बहुत ही परेशान सा अपने जो वहां का एक ऑफिस था जहां पर डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं उसी सरकारी दफ्तर में जाता है और वहां जाकर सर्टिफिकेट बनवाता है अपने बेटे की डेथ सर्टिफिकेट। अब उस डेथ सर्टिफिकेट को और उन सभी फोटोज को और उन सभी रिसिप्ट को लेकर 3-4 दिन बाद वो थाने पहुंचता है और कहता है कि बाबूजी मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब वो जेल में नहीं आएगा, वो तो भगवान के पास चला गया है।
रोता हुआ बिलखता हुआ उन सबूतों को देता हुआ वो वहां पर बैठ जाता है। पुलिस वाले उसे पानी पिलाते हैं, कहते हैं बाबूजी अब दुनिया जो भगवान ने लिख रखा है उसे हम नहीं पलट सकते, और उन सभी सबूतों को थाने में जमा कर लिया जाता है और उस व्यक्ति की केस फाइल जो थी उसे बंद कर दिया जाता है। जैसे ही फाइल बंद होती है, अब वो पिता और बेटा खुशी मनाते हैं और उस बेटे को वो एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहां से उनका कोई नॉन ना हो, यानी कि कोई जानकार उनका ना हो, और अब वो पिता घर पर रहता है। धीरे धीरे ये बात सब जगह फैलती है और जो लड़की थी, जो नाबालिग लड़की के साथ उस नीरज मोदी ने गलत किया था, उसकी माँ अपनी तरफ से केस लड़ रही थी। जैसे ही केस बंद होता है तो उसे भी पता चलता है कि नीरज मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो माँ सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो जमानत पे आया और ऐसे कैसे वो यहाँ इस दुनिया से जा सकता है। शुरुआत में तो उनको भी ऐसा लगा था और सोचती थी कि ठीक है, इसने गलत किया, भगवान ने इसको इसके किए की सजा दे दी। लेकिन अब वो एक पल के लिए सोचती हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं वो कोई साजिश रच रहे हों, कहीं वो इससे बचाने का कोई खेल रच रहे हों। तभी दूसरे गांव की वो लड़की थी, डिस्टेंस था करीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी पर था। जिस गांव से वो व्यक्ति था टीचर, और दूसरे गांव से वो लड़की थी। अब जो लड़की की माँ है वो उस गांव में एक महिला को जाकर कहती है कि बहन, ये नीरज का घर है, नीरज इस दुनिया से चला गया क्या? तभी वो कहती है कि नहीं बहन, कह तो रहे हैं चला गया, लेकिन हमने तो उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। उसके पिताजी बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, उनके चेहरे पर बिल्कुल भी ऐसा दुख नहीं है कि उनका बेटा चला गया हो। तभी वो माँ कहती है कि बहन, मेरा एक काम करोगी? क्या तुम इस घर पर निगरानी रख सकती हो? मुझे पता चल जाए कैसे भी, अगर नीरज जीवित है तो मैं उसे उसकी सजा जरूर दिलाकर रहूंगी। उसने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया था। और इस बात से कोई भी अनसुना नहीं था, सभी को पता था कि नीरज मोदी ने एक छात्रा के साथ बहुत गलत किया है। इस बात को वो सुनती है और कहती है ठीक है बहन, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। और अब वो जो महिला है, जो पड़ोसन है नीरज मोदी की, वो उसके घर पर ध्यान रखने लगती है। करीबन 8-7 दिन बाद नीरज रात के अंधेरे में घर पर आता है। जैसे ही वो आता है तो वो उसे अपनी खिड़की में से देख लेती है। देखकर उसका शक पूरा हो जाता है और दूसरे ही दिन उस लड़की की माँ को वो महिला बताती है कि बहन, सच में ही तुम्हारा शक सही था, नीरज मोदी तो जिंदा है। अब जैसे ही एक माँ को ये सबूत मिलते हैं, वो माँ तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर जाकर कहती है कि जिसने मेरी बेटी के साथ गलत किया वो इस दुनिया में जीवित है और आप लोग फाइल बंद कर कर बैठ गए। जैसे ही एक माँ बड़े दावे के साथ ये बात कहती है तो वहां की पुलिस इस बात को सुनती है और अब वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि कैसे जमानत पर एक व्यक्ति बाहर जाता है और कैसे वो एकदम इस दुनिया से जा सकता है। ना ही तो कोई वजह थी और ना ही उसका पिता का कुछ, उस समय तो वो रो रहा था, लेकिन उसके बाद जो वो महिला बताती है कि उसके पिता के चेहरे पर शिकस्त तक नहीं है और वो आराम से गांव में घूमता है। अब जो पुलिस वाले हैं वो इस बात को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं और अब वो दोबारा से उस फाइल को खोलने की अनुमति लेते हैं अपने सीनियर ऑफिसर से, और अब वो उस लड़के के घर पर निगरानी करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो इधर उधर पूछताछ करते हैं तो वहां से पता चलता है कि ना तो इसके बेटे के मरने के बाद इन्होंने कोई शोक सभा की, ना ही इन्होंने, इसके पिता के चेहरे पर कोई ऐसा हमें दिखता है कि इसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही बयान दिए कि हमें नहीं लगता। अब पुलिस उस पिता को पकड़ लेती है और उस पिता को पकड़कर उससे पुलिस के तरीके से पूछताछ करती है। जैसे ही उस पिता से पूछताछ बहुत टाइट तरीके से की जाती है तो वो पिता सारी बात उगल देता है। वो बताता है कि मेरे बेटे ने ये प्लान बनाया था, वो नहीं रहना चाहता इस जेल में और इसीलिए उसने ये प्लान बनाया और इस प्लान में मैं भी शामिल हुआ था। तभी पुलिस पूछती है कि तुम्हारा बेटा नीरज मोदी कहाँ है? तो वो बताते हैं कि वो शहर, इस गांव से बाहर है, शहर में किराए का कमरा लेकर रह रहा है। अब उस किराए का कमरे का एड्रेस उस पिता से लिया जाता है और वहां से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट कर दोबारा से जेल में डाला जाता है तो पुलिस उससे पूछती है कि तुम तो बहुत ही चालाक बन रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथों से नहीं बच सकते। इस बात पर वो कहता है कि मुझे इस जेल की जिंदगी से नफरत है। तभी पुलिस कहती है कि जब तुमने इस घटना को अंजाम दिया था, क्या जब तुमने सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता है? तो वो चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कह पाता है। ये थी सच्ची कहानी नीरज मोदी की और उसके पिता की। किस हद तक वो गिर सकते हैं, किस हद तक उनकी सोच थी कि हम पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। एक क्राइम उन्होंने किया था जिसकी सजा उसे मिल रही थी, उसके बाद भी उसे दिमाग में नहीं बैठता है कि चाहे कोई भी काम हम करें उससे हम छुप नहीं सकते, उसे
सरकार के हाथ इतने लंबे होते हैं कि उसे पकड़ ही लेती है। कानून जो होता है हमारे देश का, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब वो अपनी पर आते हैं तो बड़े से बड़े केस सॉल्व हो जाते हैं। और वैसा ही नीरज मोदी के केस में होता है। अब इससे सभी लोगों को ये प्रेरणा मिली, इससे सभी लोगों को ये सीख मिली कि आप गलतियां नहीं करें जीवन में, जीवन को सामाजिक तरीके से जिएं, जिससे कि आपके जीवन में आगे कोई भी परेशानी नहीं होती। वो बुजुर्गों का कहना है कि अगर हम एक झूठ बोलते हैं तो उसे छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वैसे ही अगर हम एक क्राइम करते हैं तो उसे छुपाने के लिए हमें 100 क्राइम करने पड़ते हैं। और इस क्राइम की दुनिया में कुछ नहीं रखा है। इससे बचकर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।